स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर एसएमएस भी कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.blackcats.in पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। कल होगा लोकसभा चुनाव का ऐलान। सुबह 10:30 बजे चुनाव आयोग करेगा तारीखों की घोषणा। 6-7 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को अदालत से मिली जमानत। कांडा पर है गीतिका शर्मा के यौन शोषण के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप। निवेशकों के 20,000 करोड़ लौटाने के ठोस प्रस्ताव नहीं देने पर तिहाड़ में रहेंगे सुब्रत राय। सुप्रीम कोर्ट ने राय को अदालत में कड़ी फटकार भी लगाई। गरमाए माहौल में सहारा प्रमुख के चेहरे पर काली भी फेंकी गई। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के बीच हुई गठबंधन पर बातचीत। आरजेडी सूत्रों के हवाले से खबर, लालू यादव कांग्रेस को 12 सीट देने को तैयार। गडकरी की कोशिशों पर उद्धव ठाकरे ने फेरा पानी। बीजेपी से राज ठाकरे के गठबंधन प्रस्ताव पर बोले संजय राउत। कहा, एनडीए में एमएनएस और राज ठाकरे की नहीं है जरूरत। नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। आज बात सल्तनत के उस सुल्तान की जो पहुंच गया है सलाखों के पीछे, जो आज इस उम्मीद के साथ अदालत पहुंचा कि उसे राहत मिल जाएगी, लेकिन इसके उलट उसे झेलनी पड़ी चेहरे पर कालिख। साथ ही फिर से पुलिस कस्टडी में पहुंच गया सहारा का सुल्तान। जी, सहारा का साम्राज्य संकट में है। उसका मुखिया सुब्रत राय संकट में है। दलीलें तो आज कोर्ट में सुब्रत राय ने खूब दी। उनके वकील जो कह सकते थे वो सब कुछ कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने उनकी एक भी दलील नहीं चली और सुब्रत राय करीब 1 हफ्ते के लिए फिर से सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। तिहाड़ जेल भेज दिए गए हैं 7 दिन की जुडिशियल कस्टडी में। निकल गई सारी हेकड़ी। पहले चेहरे पर कालिख, फिर कोर्ट ने जड़ा तमाचा। अब क्या होगा सुब्रत का? सहारा समूह के चीफ सुब्रत राय सहारा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ कभी ऐसा होगा जैसा मंगलवार को हुआ। सुप्रीम कोर्ट से किए गए वादे के अनुसार सुब्रत मंगलवार को पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे ही थे कि किसी ने उनके चेहरे पर कालिख पोत दी। सुब्रत इस झटके से संभल भी न पाए थे कि कालिख पुतने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिया एक और झटका। चलिए आपको बताते और दिखाते हैं कि सुब्रत रॉय को कोर्ट के दिए गए आदेश की कुछ मुख्य बातें। आप अगली सुनवाई तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे। पैसा लौटाने का आपके पास क्या ठोस प्लान है? अब मामले की सुनवाई 11 मार्च को होगी। प्लान पहले दिया तो सुनवाई उसी दिन होगी। हमने आपको समझाया, आपने परवाह नहीं की। पहले चेहरे पर कालिख और अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए जोरदार झटके का मतलब यह है कि सुब्रत को अगले 6 दिन पुलिस कस्टडी में बिताने होंगे। साथ ही करीब 1 हफ्ते के भीतर उन्हें लिखित में ये प्लान भी बताना होगा कि निवेशकों के करीब 20,000 करोड़ रुपए वो कैसे वापस करेंगे। करीब 2 साल तक कोर्ट को बरगलाने के बाद अब सुब्रत को ये बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि वे पार्टियों में नेताओं का जमावड़ा लगाकर तो सुप्रीम कोर्ट से नहीं निपट सकते।
वहीं सुब्रत का ये गुमान भी पूरी तरह से दूर हो गया होगा कि भोली भाली जनता को बरगलाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो बिल्कुल भी नहीं। कुल मिलाकर सहारा के किंग अब बेसहारा दिखाई पड़ते नजर आ रहे हैं। अब आगे के हालात सुब्रत के लिए और बेहतर होते हैं या खराब, यह आपको अगले कुछ दिनों के भीतर पता चल ही जाएगा। मनीष शर्मा, चैनल वन न्यूज। जी, तो सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के लिए ये दिन क्यों आए? आखिर ये बात क्यों निकली कि जब सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के लगातार आदेश हो रहे हैं, लगातार निर्देश हो रहे हैं, उसके बावजूद ये सारी दलीलें जो है वो क्यों देते रहे और ये दिन क्यों आए कि उन्हें तिहाड़ जाना पड़े? ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले सुब्रत रॉय, ये कई ऐसे इसमें पेच है जिस पर बातचीत करने के लिए आज यहां पर मौजूद हम न्यूज लाइन में। हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ेंगे इस पूरी बहस में हिस्सा लेने के लिए। सबसे पहले तो हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर राजीव रंजन नाग जी हैं, जो बहस को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और गेस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर पीके चौबे साहब, आप अर्थशास्त्री हैं। निलॉय दास गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं आप इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। हर्ष रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी बहस में हिस्सा लेने के लिए। सवाल में शुरुआत करूंगा हर्ष रंजन जी, आज जो कुछ हुआ देख रहे हैं, ये दिन क्यों आए सुब्रत रॉय के लिए? देखिए, कभी ना कभी ये दिन आना ही था, इस बात की पूरा अंदेशा था और पूरी संभावना जताई जा रही थी। इस देश का कानून ऐसा है कि आप बहुत लंबे समय तक अगर आपने गलतियां की हैं तो बच नहीं सकते, और शायद यही वजह थी कि 26 फरवरी की सुनवाई के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये एक टिप्पणी की थी, तल्ख टिप्पणी की थी कि सुब्रत रॉय सहारा हमारे पास आए, कोर्ट में पेश हों और हम उन्हें बताएंगे कि उन्हें क्या करना है। दरअसल इस पे हमें चर्चा पूरी बहुत विस्तार से आज करनी होगी, वो समझना होगा कि पीछे क्या हुआ है और मामला यहां तक क्यों पहुंचा है। लेकिन जहां तक आज का आपने ये मुद्दा उठाया, आप गौर करेंगे कि आम तौर पर हमारे साथ वकील साहब बैठे हुए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, ये बताएंगे। आप देखिए कि आम तौर पर कोई भी गिरफ्तार होने के बाद पुलिस कस्टडी की डिमांड नहीं करता है, वो चाहता है कि उसे जुडिशियल कस्टडी यानी जेसी मिले। लेकिन इस मामले में जब शुक्रवार को सहारा श्री की गिरफ्तारी हुई थी, सुब्रत जी की, उन्होंने पुलिस कस्टडी में जाना उचित समझा था, उसकी मांग की थी, और उसका क्या परिणाम हुआ आपने देखा कि उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत ही ठाट बाट से फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रखा। लेकिन आज जब उन्हें शौकत और ठाट बाट से उन्हें कोर्ट तक ले भी जाया गया, कोर्ट से पूरे रास्ते ले भी आया गया। ये अलग एक मुद्दा आएगा अभी, जहां समूह संपादक राजीव जी उस पर चर्चा करना शायद चाहेंगे कि कैसे यूपी पुलिस की गाड़ी दिल्ली तक आई, सुप्रीम कोर्ट तक आई उन्हें बैठा के, लेकिन बाद में जो हुआ तिहाड़ में उन्हें भेजा गया। और अब शायद उन्हें अच्छी तरह ये समझ में आ रही होगी बात जो आपने कहा कि कोर्ट को बरगलाया नहीं जा सकता। दरअसल जो दर्शक देख रहे हैं, ये बात बता देनी जरूरी है। बाकी बहस को गंभीरता से राजीव जी बढ़ाएंगे आगे को, लेकिन ये बात बड़ी जरूरी है कि ये जो पूरा मामला सामने आया, इसमें सुब्रत रॉय के दांव पेच क्या हैं, वो दिक्कतें दरअसल है क्या, जिसको लेकर के ये नौबत आई कि उनको तिहाड़ जेल तक जाना पड़े। हर कोई सुब्रत रॉय जैसी जिंदगी जीना चाहता है। ज्यादातर लोगों के सपने होते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पदों पर बैठे। हमारे साथ डॉक्टर पीके चौबे साहब हैं, अर्थशास्त्री हैं आप। पीके चौबे साहब, ये पूरे दांव पेच हैं क्या दिक्कतें हैं जो यहां तक नौबत आ गई कि सहारा श्री को जेल जाना पड़े, तिहाड़ जेल जाना पड़ गया और वो कोर्ट को लगातार बरगलाते रहे? ये इस समय इस तरह के दो मसले हमारे सामने आए हैं। एक शारदा ग्रुप, बहुत छोटी कंपनी थी पर बिल्कुल इसी तरह का मामला था, और एक ये सहारा परिवार। इसकी खास तौर से दो कंपनियां, हालांकि एक कंपनी जो जहां से सहारा ग्रुप ने शुरू किया था, आरबीआई ने उसको 5 साल पहले कहा कि इसको 215 तक धीरे धीरे आप बंद कर दीजिए। यानी हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं और जो हमारी जुडिशरी है, ये कम से कम अभी अच्छा काम, अच्छा रोल प्ले कर रही है, वॉच डॉग का रोल प्ले कर रही है। ठीक है, ये भरोसा मनी लाउंड्रिंग खास तौर से इन दोनों कंपनियों का रहा है, और सहारा का तो बहुत ज़्यादा है इसमें। ये सही है कि उनके पास परिसंपत्तियाँ इतनी हैं, वो जो भी आंकी जा रही हैं, अगर वो 68,000 और 70,000 करोड़ आंकी जा रही हैं, तो जो हमारी देनदारी छोटे इन्वेस्टर्स की जिस पर ये चर्चा हो रही है उनके पास है। पर जो कागज़ वो दे रहे हैं, और ये कह करके कि 20,000 करोड़ अगर आप मानते हैं कि ये है, तो हम आपको वो परिसंपत्तियों के कागज़ डील्स दे देते हैं, पर बाद में पता चलता है कि वो तो सेलेबल ही नहीं है। यानी कि आप इन्वेस्टर्स को कोई राहत किसी तरह से नहीं दे सकते। पर संयोग की बात यह भी है
कि जब शारदा ग्रुप की बातें हुई तो उसमें छोटे छोटे से पॉलिटिशियंस का जिक्र आया और उन पर कीचड़ उछले और उन्होंने अपनी बातें कही। यहाँ पर हम सबको पता है, जो भी अखबार पढ़ते हैं, जो देखते हैं और जिन लोगों ने टीवी वगैरह पर देखा है, कि यहाँ पर भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस और अभिनेता वगैरह भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जी, पर कोई व्यक्तिगत तौर पर किसी का नाम उभर करके नहीं आ रहा है। इससे ये समझ में आता है ये अलग मसला है, पॉलिटिकल पैट्रोनेज, दांव पेच है, हाँ, पॉलिटिकल पैट्रोनेज जबरदस्त मिला हुआ है और उसी वजह से ये मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है। डॉक्टर पीके चौबे, जब कोर्ट में आज सुब्रत राय ने ये कहा कि 14-15 महीने में हमने सेबी को 5,000 करोड़ रुपए वापस किए हैं और सेबी ने उन पैसे को निवेशकों के बीच वितरित नहीं किया है और जो वितरित कुछ भी किया है वो 1,000 करोड़ से अधिक नहीं है, नहीं 1 करोड़ से अधिक नहीं है, ऐसे नहीं 1,000 करोड़ से अधिक नहीं है। ऐसे स्थिति में आप ये बताइए कि सेबी इन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहा है निवेशकों को भी जिनके पैसे लिए हैं सहारा ग्रुप ने? मुझे लगता है कि कहीं डेटा की प्रॉब्लम है, क्योंकि जब उनसे ये पूछा जा रहा है, मैं ऐसा सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेबी के साथ जो इन्वेस्टर्स की लिस्ट तो आकर उन्हीं को देनी है और वो सोर्स और फंड सारे बताने अब तक इनसे कहा गया, तो शायद इन्होंने जो डेटा प्रोवाइड किया है वो डेटा उनके पास ठीक नहीं है, ऐसा मैं सोचना चाहता हूँ। नहीं ऐसा सेबी ने ये बात कही है जी। नहीं राजीव, उसमें यह है कि कोर्ट में आज सुब्रत राय ने कहा कि हमने 5,000 करोड़ रुपए सेबी को दे दिए हैं और सेबी ने अब तक उन रुपयों में से सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए निवेशकों के बीच वापस किया है। ऐसे स्थिति में सेबी डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहा है पैसा? जरूर ये एक समझने का विषय है और मैं स्पष्ट तौर पर ये नहीं कह सकता हूं कि सेबी के पास अगर 1,000 करोड़ रुपए देने की स्थिति है तो इसका मतलब उन्होंने वो इन्वेस्टर्स जिनके पास उनके पास क्लियर डेटा था कि इनको ये दिया जा सकता है वो दिया है, पर बाकी उन्होंने नहीं दिया है तो उसकी कोई वजह टेक्निकल उनकी समझ में होगी। कहीं ऐसा ना हो, जो मैं समझना चाहता हूं इस समय, कि सेबी की तरफ मैं लांछन नहीं लगाना चाहता, क्योंकि सेबी अपने आप में कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है और शायद उसे अपने पास पैसे नहीं रखने चाहिए। उन्हें जितनी जल्दी हो सके सेबी को ये स्पष्ट भी करना चाहिए कि आखिर वो ऐसा क्यों नहीं कर सके। ठीक है, हमारे साथ निलॉय दास गुप्ता जी भी हैं, वरिष्ठ वकील हैं आप। कानून के दांव पेच, कानून में जो भी सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसका क्या कुछ, उसको किस तरह से देख रहे हैं? निलॉय साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को आप? देखिए, जो ये कहा जा रहा है या जो इनकी तरफ से पक्ष रखा जा रहा है कि 5,000 करोड़ हमने दिए हैं सेबी को, इज करेक्ट, ये ऑन फिगर है। ठीक है, उसमें से जो भी पैसा दिया है सेबी ने यही एक्सप्लेनेशन दिया है कि हमने इन्वेस्टिगेट किया है उसको। जब हम सेटिस्फाइड हो गए कि इतना पैसा हम दे सकते हैं, उतना पैसा उन्होंने रिलीज किया है, बाकी उनके पास सेफ कस्टडी में जमा है। नहीं, कहा तो ये जा रहा है कि सहारा ग्रुप ने सेबी को लिस्ट ही नहीं दिया है कि ये पैसे किनको देने हैं, और वही और पूरा मामला वही है कि पैसा किसका है और किसको देना है। तो उनके पास जो लिस्ट है सेबी के पास, वो लिस्ट ऑथेंटिक नहीं है, ये सेबी का आरोप है। दूसरी बात ये दास गुप्ता ये बताएं, Exactly वही कह रहा हूं मैं जी जी, कि उनको वेरीफाई करना है, क्योंकि इसमें एलिगेशंस ये भी हैं कि जिनके नाम हैं वो आइडेंटिटीज है ही नहीं। कई सारे लोग हैं जिनके नाम दिए गए हैं, तो वेयर आर दोज पीपल, कहां हैं वो? जी, इसको सेबी को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसका काम है रेगुलेट करना जी। वो बिना ऑथेंटिसिटी का रिलीज नहीं कर सकता है पैसा। नीलय, पिछले 2 साल से बार बार सहारा चीफ ये कह रहे हैं कोर्ट को कि हम निवेशकों के पैसा लौटा देंगे। आज उन्होंने फिर वही बात कही जी। लेकिन जिस तरीके से जज ने उनको फटकार लगाई कि ये नई बात नहीं है, पिछले 2 साल से आप लगातार ऐसी बातें करते रहे हैं, ऐसे भरोसा देते रहे हैं, हम आपकी बात पे यकीन नहीं करते हैं। ये कोर्ट आज फिर इतना तल्ख, इतना नाराज और इतना गुस्से में कोर्ट देखी कि इसका लगता है कि सीधा कोर्ट जो है आम जनता, जो निवेशक हैं, जो जिन्होंने पैसे दिए हैं, उसको लेकर के, उसके उधारी को लेकर के, उसके भुगतान को लेकर के कोर्ट बहुत सख्त है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए यहाँ जो कॉमन पब्लिक है, हाँ। दे आर दी सफरर्स जी। पैसा उनका डूब रहा है या उनके कस्टडी में है, जो भी है, लौटा नहीं है उनका पैसा जी। तो कोर्ट ने पहले भी पूछा था ये कि आप कैसे देंगे पैसे, इनको वापस करेंगे जी। इन्होंने कहा हम इतने दिनों में दे देंगे। इस तरह के प्रोमिसेस एक बार नहीं 2-3 बार आए। जब 2-3 बार आए, सुप्रीम कोर्ट में भी
स्कीम दिया कि आप दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने भरोसा दिया कि हम देंगे, लेकिन उसके बाद उस कमिटमेंट के ऊपर वो खरे नहीं उतरे। तो इस बार भी जब वही दलील दिया गया कि हम इतने दिनों के अंदर देंगे, कोर्ट डिड नॉट एक्सेप्ट इट, और ये बिल्कुल सही था। लेकिन निलॉय साहब, एक बात यहां पर जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो पूरा मैटर है, इसमें जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो कानून का स्ट्रक्चर है जिसके जरिए ये सारे लोग रेगुलेट होते हैं, वो क्या कहता है? क्या वो बहुत ज्यादा आसान है कि इतने बड़े पैमाने पर फ्रॉड होता चला जाए? सेबी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये चीजें इतनी ज्यादा तक पहुंच गई, करीब 22,000 24,000 करोड़ का मामला है। ये पैसा कहां से आया? क्या कहता है कानून यहां पर, जो रेगुलेटरी बॉडी है? रेगुलेटरी बॉडी जाहिर है कि अगर वो शुरू से उसके ऊपर अंकुश लगाते तो इस लेवल तक हम बात कर रहे थे कि निश्चित तौर पे अगर वो पहले शुरू से ही इस पर ध्यान दिया होता, इस लेवल तक ये नहीं पहुंच सकता था। इसमें गाफिलती हुई है, डेफिनेटली हुई है, लेकिन आज का जो सिचुएशन है, आज के डेट में सिचुएशन ये है कि लगभग 22,000 करोड़ रुपए का देना इनका बनता है जी, एंड व्हिच इज प्रॉमिसिंग। इनका कहना है कि 5,000 मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, बाकी भी मैं देने के पोजीशन में हूं, आई एम नॉट गोइंग टू चीट, लेकिन मैं बैंक गारंटी दे देता हूं, जो कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब वो अपनी संपत्ति को बेचने को तैयार हैं। डॉक्टर पीके चौबे, मैं अगर मैं कंप्लीट कर सकूं, कोर्ट ये कह रही है कि ये आश्वासन आप मत दीजिए सिर्फ कि मैं इतने दिनों में दे दूंगा, आप कंक्रीट रास्ता बताइए कि हाँ भाई इस प्रॉपर्टी को बेचूंगा और इतना पैसा मुझे मिलेगा और इतने दिनों के अंदर मैं इस हिसाब से दूंगा। गिव ए कॉन्क्रीट प्लान। जी, ये कॉन्क्रीट प्लान एक बात यहां पर जरूर पूछूंगा राजीव जी कि ठीक है, ये जो 22,000 24,000 करोड़ रुपए हैं, इसमें कहीं भी अनियमितता का मामला नहीं है। अगर ठोस वो सबूत दे देते हैं तो ये सब कुछ जायज है, सब कुछ लीगल है। ये जो पैसा है आपका, जिस इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जो 24,000 करोड़ की बात है, वो कहीं भी इलीगल नहीं है। अगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं सुब्रत रॉय सहारा, तो इट मींस ये ठीक है कि आप डॉक्यूमेंट्स ले आइए और जाइए, सब ठीक है ये कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में। हाँ, कोर्ट का भी यही कह रही है कि भाई इतना पैसा आपका बनता है, ये पैसे आप दे दीजिए, दैट इज योर लायबिलिटी, और जब तक आप नहीं देते हैं कंक्रीट प्लान, आप जेल के अंदर हैं। आप जो कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि जो भी हुआ वो सही था, ये सेबी एक्सप्लेन करेगी। चलिए राजीव जी। जी, प्रोफेसर चौबे, मैं दो बातें इसमें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि सेबी का जन्म सुब्रत राय की कंपनी के बहुत बाद हुआ। सेबी जो हमारी सीसीआई पहले हमारी थी, ये बात भी सही है। जो हमारा ये बोर्ड, उसका फायदा उन्होंने उठा लिया क्योंकि कोई भी नियंत्रक नहीं था। उसको भी जो एक्ट वाले टीथ मिले, एक्ट जब पास हुआ वो थोड़ा और देर से पास हुआ। तो जब सेबी मजबूत हुआ, सेबी को अपना टाइम लगेगा। जो चीज़ें पहले से चल रही थी, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जो उनके माध्यम से उनके टाइम में चीज़ें आई हैं, उन पर उनकी निगाह स्वाभाविक है पड़ेगी। जो चीज़ें पीछे की हैं, वो कभी जब उभर करके आएंगी तो इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट बनेगी। तो क्या मतलब ये सहारा ने उसी लूपहॉल का फायदा उठाया, जबकि वहां पर बाजार नियामक नहीं था? उस समय नहीं था। तो वो सीसीआई था, पर भी कैपिटल इशू वाले ये उसको तो इतना पावर भी नहीं था, उस रास्ते से नहीं गए। उनको पावर नहीं थी और वो रास्ता भी उन्होंने अख्तियार नहीं किया था। छोटे इन्वेस्टर्स का था, ये कोई आपके आईपीओ निकल करके नहीं आए थे, उस तरह से नहीं था ये रास्ता। तो थोड़ा सा इसमें पेंच है, लीगल पेंच है, उसको समझने की जरूरत है। दूसरी बात, मैं अगर राजीव जी आप अगर मुझे 2-3 मिनट का वक्त दें तो मैं इस पूरे मामले को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना चाहता हूं। दरअसल आप देखें, 1978 से कंपनी की शुरुआत हुई। लगातार ये गोरखपुर की कंपनी थी, लगातार ये क्लेम किया जा रहा था कि एक लैम्ब्रेटा स्कूटर, 2 लकड़ी की कुर्सियां और 1 टेबल से शुरुआत हुई और इतने करोड़ों अरबों रुपए का एसेट एकत्रित हुआ। ये अपने आप में एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस की ओर इंगित करता है। लेकिन खास तौर पे मैं बात करना चाहूंगा 2008 की। 2008 के बाद असली इस सहारा के मामले में जो भी उल्टी गिनती कहें या सुनवाई कहें शुरू हुई। मैं पॉइंट वाइज ये गिनाना चाहूंगा कि 2008 में आरबीआई रिजर्व बैंक इंडिया ने सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को डिबार कर दिया कि वो जो फंड रेज करते हैं लोगों से, वो बिल्कुल रेज नहीं कर पाएंगे। एनबीएफसी का जो स्टेटस था उसको उन्होंने कैंसिल किया, क्योंकि
सहारा का जो इतना ग्रोथ था ये आरबीआई की नजर में मिस्ट्री था। आरबीआई ने कुछ सवाल पूछे थे और सहारा ने इसका जवाब नहीं दिया था। इसके बाद सहारा को एक झटका लगा था, लेकिन उनके एडवाइजर्स ने उन्हें एक दूसरा रूट समझाया कि अभी कानून में एक दूसरे रूट से अगर हम चले तो इस धंधे को, पेशे को आगे बढ़ा सकते हैं। ये रूट क्या था? पॉइंट नंबर 2, ये रूट था OFCD, जिसको बोलते हैं ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का रूट। इसके लिए सहारा को 2 कंपनियां फॉर्म करनी पड़ी, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन SIREC और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन SHIC। और OFCD यानी ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लागू करने के मामले में ROC यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की भूमिका अहम होती है। और यहां इसी का फायदा उठाया, राजीव जी एक मिनट, इसी का फायदा उठाया सहारा ने और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्होंने किसी तरीके से खुद से मिलाकर इस धंधे को आगे बढ़ाया। कैसे, इस पे भी मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। इन दोनों कंपनियों ने अपना एसेट दिखाया सिर्फ 10 लाख रुपए ईच इन बोथ कंपनीज, और जबकि SIREC के मामले में इनका जो नेटवर्थ दिखाया गया था वो निगेटिव था। और सिर्फ 10 लाख रुपए के एसेट के बल पर इन्होंने ROC यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास यह आवेदन किया कि ये 20,000 करोड़ रुपए उगाही करना चाहते हैं बाजार से, जिसे स्वीकृति मिल गई थी। और अगर आप 10 लाख के एसेट पे किसी बैंक से 20,000 करोड़ का लोन मांगने जाएं तो शायद बैंक वाले हंसेंगे, लेकिन इन्होंने उस समय नियमों को उड़ाते हुए उसमें आगे बढ़े, जिसमें ROC की भूमिका बहुत अहम होती है। इन्होंने गलती कब की? जबकि इन्होंने उससे भी आगे बढ़े और मार्केट में जाने के लिए इन्होंने सोचा कि अब हम बाजार से पैसे उगाहेंगे। आम तौर पर जब सेबी अब यहाँ पिक्चर में आ रही है, अब कि आम तौर पर जब 50 लोगों से ज्यादा से आप पैसे उगाते हैं तो आपको एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जारी करना होता है, जो कि सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक करेक्ट स्टेप है 50 लोगों से ज्यादा जारी करने के लिए, पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी जारी करने के लिए। इन्होंने 17,250 करोड़ रुपए उगाही किए, लेकिन सेबी के जो नियम कानून थे, कायदे थे, उसको पूरा नहीं हुआ। सेबी ने अपना काम वहां से शुरू किया है। देखिए, सेबी के पास कोई ये अधिकार नहीं है कि वो आपको सजा सुनाए या ये करे। उसके पास सिर्फ ये है कि वो आपकी गलतियों को बताए कि आपने यहां यहां गलतियां की हैं। आमतौर पे कोई भी इस तरीके का निवेश जो होता है राजीव जी 4 से 6 हफ्ते के लिए मात्र खुलता है और उसके बाद वो बंद हो जाता है, यानी जिसे हम क्लोज एंडेड स्कीम कहते हैं। इन्होंने अपने स्कीम को ओपन एंडेड रखा जब तक कि तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए नहीं हो गए और 10 साल ये स्कीम चलाई। डॉक्टर चौबे, इतनी इसमें गलतियां हैं। डॉक्टर चौबे, ये मैं जैसा हसनन कह रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि क्या सहारा ग्रुप ने जब ये फ्रॉड किया या लोगों के पैसे डकारे, तो इसके पीछे क्या एक मूल कारण ये था कि कंपनी लॉ बोर्ड, CLB और सेबी के कानून उतने सख्त नहीं थे, लिबरल कानून थे, उसका फायदा उठाया उन्होंने और सरकार को भनक तक नहीं लगी? नहीं, कानून तो मतलब ठीक थे। मैं ये कहूंगा कि फ्रॉड करने वाले लोगों ने एक रास्ता खोला, मैनेज किया पैसे के बल पर मैनेज होता रहा। हाँ, पैसे के बल पर मैनेज किया और उनके पास एक ये था कि डॉज कर सकते हैं हम, पॉलिटिकल जो क्लाउड था उसकी वजह से वो डॉज कर सकते हैं। तो जब तक और लोगों को इस काम में करना था सेबी और RBI को छोड़ करके, तब तक वो मामला मैनेज होता रहा। लेकिन जब सेबी के सामने ये उभर करके आया कि इन्होंने कुछ चीजें फ्रॉड की हैं, क्योंकि वो जब तक किसी कंपनी पर आपकी निगाह ना हो तब तक आप फ्रॉड को पकड़ने के अपने आप तो कोशिश करेंगे नहीं। ऐसी हजारों कंपनियां होंगी जिस पर हर एक पर निगाह नहीं जाएगी। मामला तभी आएगा जब कोई इशू उठ करके आएगा, तो फिर आप गहराई में जाकर के उसकी खोज करेंगे कि आपने IPO ठीक से किया था, नहीं किया था। तो ये डिस्क्लोजर्स इनके बहुत सारे मतलब ठीक से नहीं आए। एक बात ये बताइए चौबे जी, ये जो बात सामने आ रही है कि सेबी ने भी ये बात कही कि सहारा के लाखों निवेशक होने के बावजूद उस पर सवाल उठता रहा। सेबी का ये कहना था कि रिफंड के लिए सिर्फ 3,500 आवेदन मिले और उसमें से भी केवल 560 लोग ही रिफंड पाने के योग्य रहे। इन्वेस्टमेंट कहां से हुआ, इन्वेस्टर कौन है, ये पता ये आज भी रहस्य जैसी स्थिति है। पता क्यों नहीं, रहस्य की स्थिति है, ये क्यों नहीं पता? नहीं, ये रहस्य की स्थिति इसलिए नहीं, क्या इसको पता लगाने के लिए सेबी या जो दूसरी एजेंसियां हैं सरकार की उसके हाथ बंधे हुए हैं? वही मैं जानना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल मेरी जहां तक समझ कह रही है
वो ये कह रही है कि ये ओपन, जैसे हम मतलब कहते हैं शेयर बाजार में जी। आप खरीदते हैं फरोख्त करते हैं, आईपीओ आपने थोड़ा सा इशारा किया कि वो ओपन एंडेड 10 साल तक चलता रहा, तो आईपीओ आप निकालते हैं, आप उसमें बताते हैं कि ये हमारे बैंकर्स हैं, आप बताते हैं कि ये हमारा जो है टारगेट है, और आप बताते हैं कि भाई अगर ओवर सब्सक्राइब होगा तो उसको प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करके लोगों को दे देंगे। तो ये अंडर सब्सक्राइब रहा, लेकिन वो चलाते रहे। और जो इन्वेस्टर है, क्योंकि इनका जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 10 रुपए का आप मान लीजिए एक इशू देते हैं या 1 रुपए का इशू देते हैं, तो सहारा ने उन छोटे इन्वेस्टर्स को पकड़ा जिनकी सेविंग्स बहुत लो लेवल की थी, लेकिन दर्शकों के सेविंग। हाँ, जल्दी से एक सवाल अगर मैं जानना चाहूं आपसे, दर्शकों के नजरिए से ये बताइए कि जब इन्वेस्टर जो है उनका पता ही नहीं चल रहा है, इस पैसे को क्या कहा जाए, ये पैसा कहां से आया, किसका है, इसको सीधे तौर पर कहें तो क्या कहें कि ये ब्लैक मनी है? ये ब्लैक मनी का संबंध तो टैक्सेशन से लेकर के है, और जो इन्वेस्ट कर रहा है, मैं समझता हूँ इन्वेस्टर की तो उसमें बात नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग की आप बात कर सकते हैं, ब्लैक मनी की सिचुएशन नहीं है। क्योंकि ये जो इन्वेस्टर है, रिक्शे वाला है, वो कोई टैक्स उसको देना नहीं है तो टैक्स छुपाता नहीं है, टैक्स छुपाता नहीं तो वो ब्लैक मनी से परचेज नहीं कर रहा है। लेकिन उसके पास वो कागज, जिन कागजों को सेबी देखना चाहता है, अगर वो कागज मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास इंफॉर्मेशन मेरे नेट पर नहीं है, तो बड़ी मुसीबत सी बात होती है कि जो बीच में लेकर के आ रहा है आदमी, वो बहुत छोटा एम्प्लॉय है, 6.5 लाख एम्प्लॉय वहां काम कर रहे हैं, ऐसा कभी कहा गया। कहते रेलवे के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉय सहारा के पास थे, और वो छोटे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करने वाले एम्प्लॉइज ये काम कर सकते थे। यानी ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल देश में अवेलेबल था, और काफी है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा अमाउंट है। तो इस इन्वेस्टमेंट को किसी बेटर ढंग से भी चैनलाइज कर सकते थे। हमारा मान लीजिए यूटीआई, जिसे एक छोटे हमने यूनिट्स पैदा किए थे, एक घपले को छोड़ के जो 2000 के आसपास कुछ हुआ था, बाकी वो अच्छी तरह से फंक्शन करता रहा। तो आखिर उसी तरह की कोई एजेंसी, अल्टरनेटिव एजेंसी हमारे सामने नहीं आई छोटे इन्वेस्टर के लिए सरकार की तरफ से। बैंकों ने निकाले, स्कीम्स निकाली कि छोटा आप जो है सेविंग्स इकट्ठा करो, एक गुल्लक में डाल लो, बाद में हम कर लेंगे, पर उनको इंप्लीमेंट ठीक से कभी नहीं किया। स्कोप था जिसको उन्होंने ठीक से पढ़ा, जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया ठीक से, पर उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग की, और शायद ये मंशा इनके पास नहीं थी कि उसको हमें देना है, इसीलिए वो रिकॉर्ड नहीं है। ये रिकॉर्ड नहीं है, यही मैं आपसे जानना। नीलय दास गुप्ता, लखनऊ में जिस नाटकीय तरीके से सुब्रत राय सहारा की गिरफ्तारी होती है, जिस कॉस्टली और नामी गिरामी गाड़ी से वो थाने पहुंचते हैं और गेस्ट हाउस में रखा जाता है, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, और वही वीआईपी ट्रीटमेंट सुप्रीम कोर्ट के कैंपस तक भी मिलती रही। क्या रसूख वाले लोगों के लिए देश का कानून वही है जो आम लोगों के लिए है, या इनके लिए कानून थोड़ा लिबरल है? ऐसा है, कानून सबके लिए बराबर है जी। लॉ बुक्स में कहीं नहीं लिखा है कि ये किसी को कुछ दो। परसेप्शन इसलिए हो गया, यहाँ इंटरप्रिटेशन का फर्क है। वहां ये कहा गया बेसिकली, आम लोगों के बीच ये संदेश गया कि अदालतें पैसे वालों के प्रति, रसूख वालों के प्रति विनम्र है, और ये दिखा भी उनके हरकतों से। नहीं, उनके तिहाड़ जेल जाने के बाद ये परसेप्शन शायद मिट गया हो, बिल्कुल। लेकिन बात ये है कि वहां ये कहा गया, रीजनिंग जो दी गई कि इनकी जो गिरफ्तारी हुई है, he has not been arrested as a criminal। क्रिमिनल के हिसाब से उनकी अरेस्ट नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि वो नहीं आए और पेश नहीं हुए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई उनको पकड़ करके ले आओ, कस्टडी में लेकर के। तो एज ए क्रिमिनल वो उनके सामने नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, अदालत का जो ऑर्डर था कि यहां आओ, वो उन्होंने नहीं माना, इसलिए तो एज ए क्रिमिनल जब नहीं है तो उनको जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उनको अलग से रखा गया। ये छोटा सा ब्रेक लेने का समय है, ठीक है, एक ब्रेक लेने का समय। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सभी मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन ये वीआईपी ट्रीटमेंट और ये पूरा मामला है वो बहुत ही पेचीदा है। सुब्रत राय ने क्या ऐसा किया कि ये नौबत आई, और क्यों ऐसा अब तक करते रहे, ये दोनों जगह से सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उस पर भरोसा तो बनाए रखना है, और यही वजह है कि भरोसा बनता है। छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. Where
वेदोवास हर्बल, आपके बालों के लिए सर्वोत्तम उपहार। वेदोवास हर्बल प्रोडक्ट्स। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Global Advertisers, scaling new heights in outdoor media. Welcome to the world of true engineering with Made Easy. For further information, visit www.madeeasy.in or call 011-4512-4612. Global Advertisers, scaling new heights in outdoor media. जब ते देश में सब ते ऊंचे मिले गन्ने के दाम रे, आखिर लाया गुड़ते मीठा हरियाणे का नाम रे। 301 रुपये कर दिए एक की बंडल के दाम रे। 8.5 साल में भाइयों नगदी करया भुगतान रे। गन्ने के रेट में उछाल होया, किसान बड़ा खुशहाल रे। बैठ करा मैं चाले इब तो होके वाला माल रे। हरियाणा में गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 301 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। इसका नकद भुगतान किया जाता है। हरियाणा के शुगर मिल्स पर इस वक्त इसका कोई बकाया नहीं है। कितना बदल गया हरियाणा। Global Advertisers, scaling new heights in outdoor media. जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। लोकतंत्र का महापर्व, नेताओं का इम्तिहान, जनता मांगेगी वोट का हिसाब। कौन होगा हिट, कौन होगा फ्लॉप, देखिए 14 का चक्रव्यूह हर शनिवार रात 8 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। एशिया का किंग कौन, 9 मार्च तक रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कस्टडी में सहारा का सुल्तान, ये नौबत क्यों आई और अब जब इतने के बाद भी ये वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों सहारा श्री के लिए, और ये सारी चीजें जो हुई अभी तक, ये कहां तक किस पेज से उलझी हुई हैं। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं। निलॉय दास गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे थे। जिस वीआईपी ट्रीटमेंट की बात हो रही है, दरअसल उसमें ये हुआ कि
सुब्रत राय पुलिस की गाड़ी में नहीं बैठे, उन्होंने पुलिस वैन में बैठने से इनकार कर दिया और वो अपनी गाड़ी में बैठे। उनके साथ उनकी गाड़ियों का पूरा काफिला रहा, लग्जरी गाड़ियों का, उनके फैमिली के लोग और डॉक्टरों की टीम मौजूद थी। निलय दास गुप्ता। देखिए, इनिशियल रिपोर्ट जैसा आया था कि लखनऊ स्टेशन जो रेलवे स्टेशन है वो शायद मीडिया और भीड़ से पूरा भर गया था इनके आने के न्यूज में। एयरपोर्ट में भी सेम सीन था। इसके बाद पुलिस ने यह डिसीजन लिया कि हम उस भीड़ को अवॉइड करेंगे और बाई रोड जाएंगे। तो जब बाई रोड जाने की बात हुई तब उन्होंने कहा कि लंबी जर्नी है, आई विल नॉट गो बाई पुलिस वैन, मैं आपके कस्टडी में हूं, मैं अपने गाड़ी से जाऊंगा। तो इसलिए पूरा काफिला उनके साथ आया और शायद आगरा में उनका स्टॉपेज था, वहां उन्होंने रेस्ट वो तो किया। ठीक है, लेकिन हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि एक अपराधी जो कानून के नजर में जिसने अपराध किया है, उस अपराधी के लिए, उस कल्प्रिट के लिए, उस आरोपी के लिए पुलिस और जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं इतनी लिबरल कैसे रही? लिबरल में यहाँ इंटरप्रिटेशन का फर्क है जो मैं पहले क्या बोल रहा उनको था। पुलिस के जिप्सी में या पुलिस के वैन पे लाया जाता तो गलत होता? नहीं, गलत नहीं होता, लेकिन उनका कहना यह था जब इनके कि ये क्रिमिनल नहीं है, इनको सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ पेशी करवाना है। तो नहीं, इसके लिए वो तो बहस का इशू हो सकता है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में गिरफ्तार किए गए, द मोमेंट आपको अरेस्ट किया जाता है तो आपको बुके और आरती नहीं उतारी जाती, आप अरेस्ट किए गए हैं क्योंकि आपने अब अवमानना किया है कोर्ट का। करना वही चाहिए था। दैट इज व्हाट इट शुड हैव बीन डन। आजम खान की भैंसें गायब हो जाती हैं तो बड़ी हाहाकार मच जाती है। इतने बड़े फ्रॉड की बात आती है तो बड़ी ऐशो आराम से एक आरोपी अदालत। राजीव मैं ये कहना चाहूंगा कि व्हाट प्रिवेल्स एट द एंड वही सॉल्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट ने आज, देखिए उस समय भी बात हो रही थी कि दिल्ली पुलिस इन्हें कहां रखेगी, किस जगह रखेगी, लेकिन तिहाड़ जेल भेजे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज साफ कर दिया है कि आरोपी कोई भी हो, जेल के अंदर जाने वाला हर व्यक्ति कानून की नजर में बराबर का है। तिहाड़ जेल में बैरक नंबर 3 में रखे जाने वाले हैं सुब्रत राय सहारा। अब आम तौर पर अगर तिहाड़ की बात करें तो एक बैरक में कोई तकरीबन 25, 30, 40 कैदी तक होते हैं, लेकिन अब रसूख की बात सिर्फ यहां आती है कि जैसे जैसे आपका रसूख बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता होती जाती है। अब सुरक्षा की लगता चिंता नहीं कि इस तरह के सुरक्षा के जो तामझाम जो बात कही जाती है कि उनको खतरा है, लिहाजा जिस तरीके से नाटक किया गया कोर्ट परिसर में उन पर कालिख पोती गई और कहा जा रहा है कि कालिख पोतने का क्रम भी और तरीका भी और जो उपाय थे वो सुब्रत राय सहारा ने ही मैनेज किए थे, और ताकि कोर्ट के सामने कह सके कि मेरे पीछे दुश्मन लगा हुआ है, मुझको सुरक्षा के नाम पर अच्छे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए। तो वो भी स्टेट मैनेज था। कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो सहारा ग्रुप ने ही कराया था। अगर ऐसे आरोप हैं तो भी इतना साफ कोर्ट ने कर दिया कि ऐसे अगर चीज कोई तथाकथित तौर पे स्पॉन्सर्ड भी करा ले तो उसे रहना एक आम कैदी की तरह ही होगा। तिहाड़ जेल में 2 बार अटेंडेंस लगती है, एक 6 बजे सुबह और एक शाम को बैरक में अंदर जाने के बाद। कपड़े ऐसे कैदियों को जेल के नहीं पहनने होते हैं, अपने कपड़े पहन सकते हैं। वो तमाम चीजें जो एक आम कैदी करता है, एक आम आरोपी करता है, वो सुब्रत राय सहारा भी करेंगे। इसलिए कोर्ट ने ये साफ कर दिया। जहां तक राजीव जी आप कालिख की बात कर रहे हैं, ये बताना फिलहाल तो शायद ये मुश्किल हो कि ये सारा मामला स्पॉन्सर्ड था। मैं ये बोलना बताऊंगा कि ये जो कालिख फेंका गया उनके या स्याही फेंका गया उनके ऊपर, इस चीज को और कोर्ट का जो ऑर्डर है ये दोनों को आप मिलाकर ना देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों बिल्कुल अलग कोर्ट में जाने के पहले की घटना है। फेंका गया वो अलग चीज है, वो आदमी उनके ऊपर फेंका, अब वो एडवोकेट था, कौन था नहीं कहा, नहीं उसके बारे में तो कहा यह जा रहा था कि उस सहारा ग्रुप ने ही वो कालिख फेंकने का एक तरीका अपनाया। तो आरोप है, एलिगेशन है। अब निश्चित तौर पर आरोप है, निश्चित तौर। ये डॉक्टर पीके चौबे मैं ये बात जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए, पहली बात तो डेमोक्रेसी में वीआईपी जैसी कोई चीज होती नहीं। हमारे देश में वीआईपी का कल्चर डेवलप हुआ, दूसरे देशों में ऐसी कोई बात नहीं है कि आप वीआईपी हैं, या हमारे जैसे और देश है, मान लो डेमोक्रेसी में तो कहीं कहीं गुंजाइश, लेकिन कानून तो बहुत कुछ नहीं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जिस तरह की डेमोक्रेसी होती है वो हमारी उस तरह की डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर पीके चौबे सहारा ग्रुप का क्या होगा? नहीं, पर मैं जो सवाल उठ रहे हैं, क्या ये ग्रुप डूब जाएगा, क्या कुछ होगा? मैं ये कंप्लीट इस तरह से करना चाहता हूं कि देखिए, किसी भी आरोपी को, अगर पॉलिटिकल प्रिजनर को तो हम समझ सकते हैं, आप हाउस अरेस्ट कर दें, आप उसको सुविधाजनक स्थिति दे दें,
लेकिन किसी भी अगर कल मेरे ऊपर आरोप हो तो क्या मुझे भी ऐसे ही फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रखेंगे आप? निश्चित रूप से वही सवाल मैं उठा रहा था। नंबर दूसरी जो आपने बात कही कि सहारा ग्रुप का क्या होगा, सहारा ग्रुप डिमिनिश होगा, खत्म नहीं होगा। 70,000 करोड़ की संपत्तियां हैं, अगर तो वो कम से कम 22-24 हजार करोड़ की तो बनी ही रहेंगी, किसी भी तरह का वैल्यूएशन हो। नहीं, जो दिक्कतें सेबी ने बताई थी कि जो संपत्ति सहारा ने दी है, जो निवेशकों को लौटाने की बात, क्या उनके पास उतना कैश फ्लो है जिस कैश फ्लो की बात होती है? और अगर क्या सहारा कोशिश, अगर ये संपत्तियां, क्योंकि उसमें जो है वो डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत है, जो संपत्तियां दी गई है सेबी को, 20,000 करोड़ की संपत्ति, तो फिर क्या करेगा? अगला संपत्ति अपने आप डिस्प्यूट, हम पिछली बार कह रहे थे वो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है। नहीं, सहारा कांग्लोमरेट की संपत्तियां जो आकी जा रही हैं बाजार में, वो 68,000 करोड़ आकी जा रही हैं, 11 बिलियन डॉलर। तो अगर वो मैं मान के चलता हूं कम से कम 20,000 करोड़ की तो जरूर ही होंगी। ये जो उन्होंने अभी दी है वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी दी है, वो कहीं मोर्टगेज है, किसी और आदमी के नाम पर है, जो इनकी उस कंपनी को बिलोंग नहीं करती, किसी और को बिलोंग करती हैं, जिनको पर आसानी से। नहीं, डॉक्टर चौबे एक चीज आप बताइए कि इस पूरे अभियान में, इस पूरे कोर्ट के मुकदमों के बीच में वह आम गरीब, वो रिक्शा वाला, वो ठेला वाला जिनसे इन्होंने पैसे लिए, क्या उन्हें ये उम्मीद करनी चाहिए कि उनके पैसे वापस मिलेंगे सूद के सहित? मैं समझता हूं कि उन्हें उम्मीद करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया है कि 15% जो भी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है उस पर 15% ब्याज लगा करके इनको लौटाना है, 15% पर ईयर के हिसाब से। देर से जरूर होगा क्योंकि मामला पेचीदा है, उलझा है। लेकिन सेबी के पास ऐसा कोई लिस्ट नहीं है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे प्रमाणित किया जा सके कि उन्होंने पैसे बाजार से उठाए हैं और लोगों से उठाए हैं। ये डॉक्यूमेंट है ही नहीं, वरना सेबी ने अब तक लोगों को पैसा वापस करने की लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर ये जेल वाली जो स्थिति आई है, जो अभी 2 साल तक ये डॉज करते रहे हैं, अब शायद फर्दर डॉज नहीं कर सके। और जो भी रिकॉर्ड्स होंगे, हो सकता है कि कुछ ऐसे इन्वेस्टर भी रह जाएं जिनके रिकॉर्ड्स न शामिल मिल पाए और उनको पैसा डूब जाए। और ये स्वाभाविक है, ये किसी भी जगह होगा। अगर हमारे पास पेपर्स नहीं होंगे तो वो पैसे मेरे डूब सकते हैं। हर्षरंजन, हाल के वर्षों में एक जो नया चीजें देखने को मिल रही है वो ये है कि नेताओं पे, फिल्म स्टार पे, बाबाओं पे, किसी पे चप्पल फेंके जा रहे हैं, किसी पे स्याही फेंके जा रहे हैं, किसी को थप्पड़ मारे जा रहे हैं। जिस तरीके से घटनाएं घटी हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल पे स्याही फेंका गया, बाबा रामदेव पे फेंका गया, केंद्रीय मंत्री शरद पवार को थप्पड़ मारे गए, चिदंबरम पर जूते फेंके गए, तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये क्या जनमानस में सिर्फ गुस्सा का प्रतीक है या फिर ये एक चलन है नफरत साबित करने का? दोनों आप कह सकते हैं। एक तरीके से जिनके बीच गुस्सा रहता है, और मैं यहां से शुरू करना चाहूंगा कि ये चलन केवल भारत में ही हाल फिलहाल में नहीं बढ़ा है, पूरे विश्व में ये व्याप्त है। आपको याद होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश पर भी इस्लामिक कंट्री में इस तरह की घटना हुई थी और उसके बाद पत्रकार के द्वारा ही और जिसकी काफी ये हुई थी, आलोचना हुई थी। लेकिन जो फिगर पब्लिक फिगर्स होते हैं, जिनका रसूख थोड़ा ज्यादा होता है, उनसे एक उम्मीद नहीं की जाती है कि वो एक आम आदमी को सताने के लिए काम करेंगे। जहां तक शरद पवार की आप बात कर रहे हैं, देश के खाद्यान्न मंत्री हैं, और इस तरह की महंगाई वगैरह को लेकर जब उन्होंने ये बयान दिया था कि ऐसा कहां हो रहा है, तब जाके किसी ने गुस्सा निकाला था। लेकिन इस मामले में जो सुब्रत राय सहारा के मामले में जिस व्यक्ति ने मारा है उन्हें थप्पड़, और जो ये बता रहे हैं कि हम पेशे से वकील हैं, तो यहाँ थप्पड़ मारना और उनका पेशा, इन दोनों को हम ज्वाइन करके नहीं देख सकते कि किसी वकीलों ने निकाला है या जुडिशरी ने निकाला। मेरा सवाल ये है कि सभ्य समाज में, डेमोक्रेसी में आपको अपनी बात रखने का, गुस्सा निकालने का, रोष प्रकट करने के कई तरीके हैं, लेकिन जिस तरीके से हिंसक तरीके अपनाए जा रहे हैं, क्या लगता है कि लोकतंत्र में, खासकर भारत जहां एक मल्टी लेवल, मल्टी कल्चर्ड सोसाइटी है, वहां ये सूट करता है? नहीं, मेरी नजर में बिल्कुल नहीं। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। आपको विरोध जताना है, आप विरोध जरूर जताएं, लेकिन उसका जो एक समाज में स्वीकार्य तरीका है उसके तहत जताएं। हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। किसी भी पब्लिक फिगर, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उस पर इस तरीके सार्वजनिक तौर पर स्याही फेंकना या कुछ चीज उछाल देना जिससे कि वो भयभीत हो, जिससे कि उसे डर लगे, ऐसी किसी भी चीज को हम सम्मान नहीं कर सकते, इसकी हम आलोचना करते हैं। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। दासगुप्ता, इस तरह के जो कृत्य हो रहे हैं, इस पे कानून क्या कहता है? देखिए, कानून तो नॉर्मल है। अगर मैं आपके तरफ एक जूता फेंकूं
तो आई एम कमिटिंग एन ऑफेंस। तो किसी के तरफ भी आप जूता फेंकोगे या पत्थर थप्पड़ मारोगे तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है फॉर फिजिकल वायलेंस। लेकिन यहाँ बात वो नहीं है, यहाँ देयर इज अनदर एंगल ऑल्सो। वो एंगल ये है कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन अगर आपने एक वीआईपी के ऊपर अटैक किया तो वो न्यूज इमीडिएट लाइमलाइट में आ जाता है। ये भी एक पर्पस है कि ऐसा करने से मैं लाइमलाइट में आ जाऊंगा, या जो इशू में निकाल सुर्खियों में आने के लिए कैसे और लाइमलाइट में। सेकेंडली जो फेंक रहा है उसमें उसका कुछ पब्लिसिटी स्टंट भी होता है। और आप देखें ऐसी आज जो हुआ, मुझे लगता है ये पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा है। जर्नैल सिंह का मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि उन्होंने भी जो जिन्होंने पीछे दमरम पे जूता फेंका था, दमरम पे जूता फेंका था। और देखिए कभी 2 बार हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टी ने जर्नैल सिंह को उम्मीदवार बना दिया है चुनाव लड़ने के लिए, तो इस तरीके से वो लाइमलाइट में आने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तरह के कृत्यों को कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता, इनकी आलोचना की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ ये कारण भी समझने की जरूरत है कि जब स्टेट अपने काम करने में फेल होती है, क्योंकि स्टेट ने कहा कि तुम ये काम नहीं करोगे, सजा देना हमारा काम है, और आप सजा नहीं देते, दसियों वर्ष तक सजा नहीं दे पाते, तो धीरे धीरे वो एक रोज के रूप में उभरता है। और वो एक असंतोष ये केसेस हो सकते हैं कि लाइमलाइट में आने के हों, पर बहुत जगह लोगों ने जब पुलिस वालों को पीटा और बहुत सारे काम सब गलत कानूनी तौर पर थे, लेकिन और वो लाइमलाइट में नहीं आए, और न लाइमलाइट में वो शायद आना चाहते थे। पर वो ये बताता है स्टेट अगर फेल करता है तो जनता बहुत समय तक फिर अपने हाथ में वो काम लेगी जो काम उसने स्टेट को सौंपे। चलिए, हाँ, ये तो हो रहा है और होता रहेगा शायद। किसकी क्या गारंटी है कि इस तरह के लोग भी सामने नहीं आएंगे। लेकिन ये सवाल ये है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर पीके चौबे, कि अब इस पूरे मामले को आप कहां तक जाता हुआ देख रहे हैं? क्या रास्ता बचता है सुब्रत राय के पास? क्या वो सारे इन्वेस्टर्स जो हैं जिनकी बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि पैसे आप कब लौटा रहे हैं, किसको लौटा रहे हैं, बता दीजिए और जाइए, वो क्या देख रहे हैं उसमें आप? नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ कि पहले केस में तो जो ये 7 दिन मिला है, शायद इनके लिए ये टाइम है, और मुझे लगता है कि ये ऐसा काम करेंगे जिससे कि इन्वेस्टर्स के पास पैसा जाए, इनकी इमेज सुप्रीम कोर्ट के सामने साफ हो, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट और भी कड़ा रुख अख्तियार करेगी और ये उन्हें सुविधा आसानी से नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा एक केस बनेगा जिसको उन्हें डर लग रहा है और जिसमें रिमिशन तभी हो सकता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का है, रिमिशन तभी हो सकता है जब तक आप क्लियर कम से कम इस फ्रंट पर आए कि इन्वेस्टर्स का पैसा उनके पास वापस जाए। जी, इस पूरे मामले को देखने के बाद ऐसा लगता है, या समझने के बाद, सहारा का जो इतिहास है या सहारा परिवार का जो इतिहास है, कि सुब्रत राय के आसपास उनके लोगों ने, उनके एडवाइजर्स ने या जो उनके करीबी लोगों ने एक ऐसा आभा मंडल फैला रखा था कि हकीकत से वो बहुत दूर चले गए थे। मैं याद दिलाना चाहूंगा, जून 23, 2011 को सेबी ने उनके खिलाफ नोटिस भेजा था कि आपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को नहीं दिया है, ठीक तरीके से आपने डिक्लेरेशन नहीं किया है। बट ये बचाने वाली बात नहीं हो सकती, क्योंकि जो साम्राज्य 70,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य हो, जिसके इतने एडवाइजर हों, वह व्यक्ति इतना भोला होगा कि कानून की समझ नहीं रखता है। समझ नहीं आती बात, बिल्कुल नहीं आती है। लेकिन शायद इनके साथ ऐसा हो रहा हो, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि सिर्फ जब बोलते होंगे तो सिर्फ वक्ता होंगे, बाकी सब श्रोता होंगे। बात नहीं है। अगर एडवाइजर से ये कहा जाए कि भाई मुझे ये करना है, इसके लिए एडवाइस दो, हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एडवाइजर्स हैं, उन्होंने ये कहा होगा या शायद राय दी होगी कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसमें से आपको बचा लेंगे। हो सकता है। और जहां तक आपने एक सवाल किया कि सहारा का क्या होगा, तो सहारा विल सर्वाइव, क्योंकि इनके पास जहां तक एक किसी रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि टोटल सहारा कॉम्प्लेक्स में या सहारा का जो साम्राज्य है, इट इज 1,52,000 करोड़ जी। तो उसमें से 22,000 करोड़ एक पार्ट है उसका। तो अपने किसी भी एसेट को बेच करके जो वो लोग बोल रहे हैं इतना, लेकिन सर्वाइवल तो इस मामले में सर्वाइवल हो सकता है, लेकिन जिस पेशे जो उनका व्यापार रहा है अब तक, ये फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वगैरह इशू करने का, इस मामले में आपको लगातार फ्लो ऑफ फंड चाहिए। अगर वहां रुकावट हो जाती है तो आपको मुश्किल होगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेने का समय है, ब्रेक से लौटेंगे तो बातचीत करेंगे बिहार में क्या कुछ सियासी समीकरण चल रहे हैं, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन की बातचीत करेंगे अगले हिस्से में। छोटा सा ब्रेक।
में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। लोकतंत्र का महापर्व, नेताओं का इम्तिहान, जनता मांगेगी वोट का हिसाब। कौन होगा हिट, कौन होगा फ्लॉप, देखिए 14 का चक्रव्यूह हर शनिवार रात 8 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। एशिया का किंग कौन, 9 मार्च तक रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊं। सारा अमृत गुलाम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। राज्यसभा में आना की यही वजह है भाई, पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। उर्वरक की कमी हो रही है, उर्वरक की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, किसानों तक नहीं पहुंच रहा है, उससे अधिक मूल्य लिया जा रहा है, वो शिकायतें अब खत्म हो गई हैं। सारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे। मैं बिहार के प्रोजेक्ट की बात करूं तो मेरे लिए वो पूरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। पहला प्रोजेक्ट है बिहार का जिसमें तो इस तरह से जिसमें मॉल मल्टीप्लेक्स होटल है। परिणाम आपको 2014 के चुनाव में मिल जाएगा। यहाँ सपा भी साफ होगी या बसपा भी साफ होगी और कांग्रेस के भी 2-4 सीट आ जाए तो आ जाए, नहीं वो भी साफ हो जाएगी। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। न्यूजीलैंड के अगले हिस्से में आगे बढ़ते हैं मुद्दे की तरफ जो मोस्ट वांटेड आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन से जुड़ा हुआ है। दरअसल कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन की बहुत जल्द औपचारिक घोषणा हो सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। सूत्रों पर यकीन करें तो दोनों ही पार्टियों के बीच 13 लोकसभा सीट पर सहमति बन गई है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के इस गठबंधन से कई सवाल भी उठने लगे हैं। इस मुद्दे पर हम अपने खास मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे। उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा। हिंदी फिल्मों के एक लोकप्रिय गीत की ये कुछ लाइनें आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जब एलजेपी ने कांग्रेस से कन्नी काट ली, जब जेडीयू ने विशेष राज्य के दर्जे की शर्त रख दी, जब लालू 15 लोकसभा सीटों पर तैयार नहीं हुए, तब कांग्रेस ने लालू की शर्त मान ही ली। जल्द ही कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन की औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। लालू ने कांग्रेस के सामने पहले बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की पेशकश की थी। फिर ये आंकड़ा बढ़कर 12 लोकसभा सीटों तक पहुंचा।
लेकिन आखिरकार अब खबर मिल रही है कि ये बात बनी है 13 लोकसभा सीटों पर। सूत्रों की बात माने तो 40 लोकसभा सीटों में से 13 पर कांग्रेस, 1 सीट पर एनसीपी और बाकी बची 26 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। लालू यादव ने कांग्रेस को नालंदा, हाजीपुर, सुपौल, जमुई, औरंगाबाद, किशनगंज, पटना साहिब, पूर्णिया, मुंगेर, सासाराम, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय सीट दी है। वहीं कटिहार एनसीपी के खाते में आया। बाकी सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के इस गठबंधन ने कांग्रेस के चरित्र पर कई प्रश्न चिन्ह लगा दिए। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के पक्षधर हैं। ऐसे में चारा घोटाले में दोषी लालू यादव के साथ गठबंधन क्यों? क्या ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है? क्या बिहार में लालू के सिवा कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं था? देखना दिलचस्प होगा इस गठबंधन के बाद दोनों ही पार्टियों को कितना नफा और कितना नुकसान होता है। वंदना चंदेल की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज के लिए। अजीर उठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा। चलिए तो इसी पर बातचीत करेंगे कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस आरजेडी के बीच। ये जो रस्सा कसी है गठबंधन को लेकर के, दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। दरअसल हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। हमारे साथ चंदन यादव जी हैं, कांग्रेस नेता, बातचीत करेंगे। राजीव रंजन नाग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। हर्षरंजन जी हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन जी, लालू प्रसाद यादव ने एक बात कही, बीच में खबर आई कि लालू ने कहा कि अब गठबंधन का नहीं लठबंधन का समय है। क्या उसी का असर है? क्या हो क्या रहा है? देखिए, संवाद गठबंधन को लेकर के राजद से जारी है और मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि गठबंधन कुछ फैक्टर्स पे होता है। मुझे लगता है 3 फैक्टर्स जरूरी है गठबंधन के लिए। एक है वैचारिक समानता, वो हम लोगों में दिख रही है। दूसरा होता है कि पार्टी एक दूसरे की पूरक हो, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ, दोनों पार्टियों के स्ट्रेंथ को जांच करके जायजा लेकर के उन स्ट्रेंथों पे अगर गठबंधन होता है तो मजबूत गठबंधन होता है। और तीसरा, सम्मानजनक गठबंधन, चाहे जो भी गठबंधन अभी जो कुछ हो रहा है उसका नाम क्या देंगे? नहीं, अभी तो मैंने कहा संवाद जारी है जी। तो संवाद जो हो रहा है इन्हीं सब चीजों नहीं, ये को गठबंधन का कौन सा प्रकार है? ये 3 प्रकार आपने बताया, ये गठबंधन का कौन सा प्रकार है? सम्मानजनक है, असम्मानजनक है, मौका परस्त है, जरूरतमंद है, क्या है? मजबूरी है, जरूरी है, क्या है बताइए। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जिस तरह से देश में अभी माहौल है, जिस तरह से 2014 में सांप्रदायिक शक्ति एक बार फिर से देश का बंटवारा करना चाहती है, देश की एकता और अखंडता पर खतरा है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी इस चीज की जरूरत समझती है। जुमले हैं, कांग्रेस पार्टी खतरा है और सांप्रदायिक ताकतें सर उठा रही हैं। ये तो सच्चाई है ना। जुमला हो गया है। पिछले 4 दशक से सुनते हैं, इसमें नया कुछ नहीं जी है। नाग साहब, देखिए, मैं भाषा विज्ञान के छात्र रहा हूँ। अगर आप मोदी जी के शब्दों का विश्लेषण करेंगे, कहीं ना कहीं आपके वोकैबुलरी, आपकी भाषा, आपका बॉडी लैंग्वेज आपके चरित्र को दर्शाता है जी। विनाश, मैं, तो ये तमाम और भी अगर उनका भाषण का एनालाइज करेंगे, क्यों एक ही भाषण में, अगर मैं पटना में जब उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने कहा था लोकतंत्र के 4 फैक्टर्स हैं जो लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। एक बताया था जातिवाद, वंशवाद, सांप्रदायिकता और अवसरवाद। और देखिए कि लोजपा के साथ उनका गठबंधन अवसरवाद और वंशवाद दोनों वो दर्शाता है जी। और सांप्रदायिक तो वो फैलाते ही हैं। तो जो चीज वो कह रहे हैं लोकतंत्र, वो तो खुद लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्या उस पर बातचीत करें? एक छोटा सा ब्रेक, एक ब्रेक ले लेता हूं सर, जरूरी है, एक ब्रेक ले लेता हूं। हर्षरंजन जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक।
ब्लैक कैट्स, जिसके कई स्टैब्लिश आउटलेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, मायामी, न्यूयॉर्क, लास वेगस, इन सभी जगह धूम मचाने के बाद अब इंडिया में भी एक्सपैंड कर रही है। ब्लैक कैट्स यूएसए बेस्ड फैशन अपीयरेंस कंपनी अब अपनी मेंसवेयर की कंप्लीट रेंज इंडिया में भी लॉन्च कर रही है। ब्लैक कैट्स बनता है परफेक्ट एंड स्टाइलिश मेंसवेयर जो बनते हैं बेहतरीन हाई क्वालिटी फैब्रिक से। जी हाँ, जानदार फैब्रिक और बेहतरीन रेंज, ये ब्लैक कैट्स ब्रांड की खास पहचान है। ब्लैक कैट्स कंपनी लेकर आ रही है इंडिया में मेंसवेयर एक्सेसरीज की पूरी रेंज, जैसे कि ब्लैक कैट्स शर्ट्स, ब्लैक कैट जीन्स, ब्लैक कैट्स फॉर्मल्स, ब्लैक कैट टीज, ब्लैक कैट्स जैकेट्स, ब्लैक कैट्स ब्लेजर्स, Black Cat's watches, Black Cat's shoes, Black Cat's sunglasses और भी बहुत कुछ। ब्लैक कैट्स की रेंज अब यूएसए या एयरपोर्ट पर ही नहीं बल्कि इंडिया के हर शहर में उपलब्ध होगी। कंपनी अपने आउटलेट पूरे इंडिया में खोलने जा रही है, जिसमें मेंसवेयर की पूरी रेंज आपको भी मिल सकती है। जी हाँ, यूं तो बाजार में बिकने वाले हजारों ब्रांड्स हैं, लेकिन ब्लैक कैट्स की रेंज एक बेहतरीन रेंज है जो आपको देती है एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस का कॉम्बिनेशन। और जो एक बार ब्लैक कैट्स ब्रांड को यूज करते हैं वो कहलाते हैं द परफेक्ट मैन। अगर आपके पास अच्छी लोकेशन पर अच्छा शोरूम है तो आप भी ब्लैक कैट्स की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे एग्जीक्यूटिव से स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर बात कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर एसएमएस भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.blackcats.in पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। कल होगा लोकसभा चुनाव का ऐलान। सुबह 10:30 बजे चुनाव आयोग करेगा तारीखों की घोषणा। 6-7 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को अदालत से मिली जमानत। कांडा पर है गीतिका शर्मा के यौन शोषण के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप। निवेशकों के 20,000 करोड़ लौटाने के ठोस प्रस्ताव नहीं देने पर तिहाड़ में रहेंगे सुब्रत राय। सुप्रीम कोर्ट ने राय को अदालत में कड़ी फटकार भी लगाई। गरमाए माहौल में सारस प्रमुख के चेहरे पर काली बीफ फेंकी गई। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के बीच हुई गठबंधन पर बातचीत। आरजेडी सूत्रों के हवाले से खबर, लालू यादव कांग्रेस को 12 सीट देने को तैयार। गडकरी की कोशिश शो पर उद्धव ठाकरे ने फेरा पानी। बीजेपी से राज ठाकरे के गठबंधन प्रस्ताव पर बोले संजय राउत। कहा एनडीए में एमएनएस और राज ठाकरे की नहीं है जरूरत।
जी, न्यूजीलैंड में स्वागत है आपका। हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के चंदन यादव जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षरंजन जी हैं। हर्षरंजन जी, ये जो गठबंधन की खबरें हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, जो 13 सीट देने की बातचीत है, इसमें किसको क्या मजबूरी समझ रहे हैं, और इतने खींचतान के बाद भी, इतने तनाव के बाद भी एक दूसरे को न छोड़ पाने की नौबत? देखिए, 3 बातें भाई साहब ने उठाई। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। गठबंधन धर्म जिन 3 खंभों पे खड़ा होता है, जो ये बात कह रहे थे, उसमें पहली बताई वैचारिक समानता, दूसरी दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हों, और तीसरा सम्मानजनक गठबंधन हो। तो अगर इन तीनों पे चर्चा करें तो कहीं से भी कांग्रेस और आरजेडी में वैचारिक समानता मैं कहीं नहीं देखता। एक दूसरे की पूरक हो सकती हैं, शायद ये मजबूरी हो। पूरक तो रही हैं, और जहां तक भरपूर रही हैं, और जहां तक अभी पिछले 5-7 सालों में, और जहां तक सम्मानजनक गठबंधन की बात है, तो स्थिति में थोड़ा पहले जाना चाहूंगा। 1990 के दौर में पहली बार लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। जो गठबंधन अब चलेगा। जी बस अब 1990 से मैं आऊंगा थोड़ा सा कि जब पहली बार बने थे, तो उसके ठीक पहले आपको याद होगा कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी बिहार में। जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री होते थे, भागवत झा आजाद हुए मुख्यमंत्री, तमाम लोग होते थे। लालू ने सत्ता में आने के बाद अगर अपने मुख से सबसे ज्यादा गालियां किसी पार्टी को दी होंगी अब तक के अपने उनके पॉलिटिकल करियर में, राइट फ्रॉम 74 जेपी आंदोलन, तो शायद वो कांग्रेस है। सम्मान की बात कर रहा हूं। दूसरा, यूपीए 1 के दौरान रेल मंत्री बने वो। रेल मंत्री के बाद जब 2009 के आम चुनाव हुए, उसमें लालू यादव ने रामविलास पासवान के साथ गठबंधन किया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। सीट खुद की जीतने के बावजूद मंत्री नहीं बने। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ उस समय के नेताओं ने, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, किस तरीके से उन्हें हाशिए पर लाया गया। लालू ने माफी भी मांगी, कहा भी कि उनसे गलती हुई है, फिर भी मंत्रिमंडल तो दूर, कांग्रेस ने उन्हें सटने नहीं दिया। तो ये एक मजबूरी हो सकती है। चंदन यादव, आपकी पार्टी बिहार में वही कुछ करने जा रही है जो 23 साल पहले कर रही थी, और 23 साल से आपकी पार्टी ऐसे गठबंधन का विरोध करती रही है। सिर्फ सांप्रदायिकता के नाम पे आप लालू के साथ जाते हैं, आरजेडी के साथ जाते हैं, और इसलिए क्योंकि सांप्रदायिक दलों को सत्ता से बाहर रखना है। लेकिन जब जब आप ये कहते हैं तो सांप्रदायिक दलें फलती फुलती हुई दिखती हैं। तो आपके इस तरह के जुमलों का बहुत असर होता हुआ नहीं दिखता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए धर्मनिरपेक्ष एक वैचारिक समर्पण है, और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ना एक राजनीतिक संघर्ष है जी। और आपने सही कहा, 23 साल पहले हमने इसी सांप्रदायिकता के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्ति को कमजोर करने के लिए हमारी पूरी रैंक एंड फाइल राजद से गठबंधन नहीं चाहता था। फिर भी हमने अपने एक वैचारिक समर्पण को लेकर के कि हम 1925 से तमाम सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। मैंने कहा, ये हमारा अपने मिजोरम में भी देखा होगा कि हमने अपना सत्ता खोया, हमने अपनी पार्टी की साख बिहार में खोई, लेकिन हमारा एक वैचारिक समर्पण है कि हम धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश की आत्मा है जी। हमारे लिए देश सत्ता कोई चीज नहीं है। हमारा संघर्ष वो जारी रहता है, चलता रहेगा। दूसरी बात, मैंने जो अभी हर्षरंजन जी बता रहे थे कि मेरा जो वैचारिक समानता है, उस बात को लेकर के, देखिए आजकल आपको अगर 100% ऐसी पार्टी, ऐसी विचारधारा वाली पार्टी चाहिए, तो आपको खुद को अपनी पार्टी बनानी पड़ेगी जी। क्योंकि यू ऑलवेज चूज ए पार्टी विथ विच यू लीस्ट डिसएग्री जी। तो उसी तरह से मैं कह रहा हूं, वैचारिक समानता राजद और कांग्रेस में इतना है कि हम लोग दोनों चाहते हैं कि सांप्रदायिक शक्ति, तो उस वैचारिक समानता की बात की जो अभी का सबसे एक महत्वपूर्ण इशू है, जिसके खिलाफ हम लोग संघर्ष। जी जी जी। इसके पहले के विधानसभा चुनाव में, खास करके उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में, आपके पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एकला चलो की बात कही थी, और ये कहा था कि ऐसा करने से हम अपनी जमीनी हकीकत का एहसास करेंगे। बिहार में जो कुछ हो रहा है, उससे ये लग रहा है कि 128 साल पुरानी बूढ़ी बीमार कांग्रेस पार्टी आज लालू की गोद में जाके बैठने के लिए मजबूर हो रही है। नहीं, देखिए, इसको बिहार में कांग्रेस जरूर 23 साल सत्ता से बाहर रहने के बावजूद, अगर कोई पार्टी
वो राष्ट्रीय पार्टी है और इसलिए वो पार्टी अभी भी बिहार में गांव में जिंदा है। हर एक गांव में आपको कांग्रेस का एक घर जरूर मिल जाएगा। तो कांग्रेस देखिए जी, इलेक्टोरल रूप से हम कमजोर हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की अभी भी ढांचा, स्ट्रक्चर, लोग, कार्यकर्ता अभी भी हमारे पास है। लेकिन कहीं ना कहीं मंडल और कमंडल ने बिहार और यूपी की राजनीति को हॉरिजेंटली और वर्टिकली बांट दिया है। और उस संघर्ष में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये जो करना चाहिए था उस समय, मजबूरी है कि नहीं ये बताइए। नहीं मजबूर, आपको इस तरह तरह दिक्कत है बिहार में। हाँ, बिहार में मैंने पहले ही उसको माना ना कि पिछली बार की तुलना में अब इस बार क्या देख रहे हैं? हालात बदल गए हैं। नहीं, कुछ थोड़ा साफ साफ बताइए। सियासत में हर समय सिर्फ घुमा फिरा की बातें नहीं होती। नहीं, एक देखिए इस देश की राजनीतिक आवश्यकता अभी है। जो तनाव 2009 में था, 2009 में 4 सीट आरजेडी को मिली, 2 सीटें आपको मिली। अब क्या भविष्य देख रहे हैं? बिहार में क्या जरूरतें महसूस हो रही है आपको? इकला जाएंगे, जो बात राजीव जी ने कही, या फिर 5 साल में आपकी जमीनी स्थिति कितनी बदली? देखिए, मैंने कहा ना कि हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी 2014 में चाहती है कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों का बंटवारा। कौन है ये धर्मनिरपेक्ष? इसका कोई पैमाना बना है ना? कौन है? आप हैं, हम हैं, राजद हैं, आप धर्मनिरपेक्ष हैं। कहां, किस चीज का पैमाना ले रहे हैं आप? देश के किस कोने से शुरुआत करें? क्या चीज बातचीत कर रहे हैं आप चंदन जी? बोलिए ना। असम से शुरुआत करें, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से शुरुआत करें। मुजफ्फरनगर में क्या, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उसके लिए कहां जिम्मेदार है? नहीं, आप उस पार्टी मुजफ्फरनगर समाजवादी है आपके लिए। असम में क्या हुआ? वो सेकुलर है। राजीव जी, असम में क्या हुआ? नहीं, ये जुमला छोड़ दीजिए। गुजरात में जो दंगे हो रहे हैं तो नरेंद्र मोदी राजीव जी आप लोगों ने एक चीज को सिंबलाइज करके रख दिया है कि सारे मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। क्या ये चीज नहीं? आप इसको गलत तरीके से देख रहे हैं। देखिए, होता क्या है, मैं अपने तरीके से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बताइए। आप नहीं, मैं वही चीज आ रहा हूँ, मैं वही चीज आ रहा हूँ ना। देखिए, पार्टी की एक विचारधारा होती है, कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, उसकी विचारधारा होती है। हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं कि कोई वैचारिक, उसका कोई समानता ही नहीं, कोई वैचारिक उसका बेस ही नहीं। विचारधारा आपके उदारीकरण में, बाजारवाद में चला गया। नहीं, आप इस चीज को भूखे पेट भजन नहीं होता। हर्षरंजन जी, किस विचारधारा की बात हो रही है? जिस मजबूरी, जिस जरूरत की हम बात कर रहे हैं, उसको दरकिनार कर रहे हैं चंदन जी। दरअसल आपने देखा होगा कि क्लासरूम में शिक्षक जब बच्चों की कोई टास्क देता है, कोई प्रोजेक्ट देता है और एक ग्रुप बनाया जाता है, एक टीम बनाया जाता है, तो अंत में 2, 4, 5 बच्चे बच जाते हैं। तो टीचर बोलता है, जब सबकी चॉइसेस ग्रुप बन जाती है, उसके बाद टीचर बोलता है ठीक है, ये 4 बच गए तो आपका एक समूह बन गया। अब वो आपस में बोल दें कि हमारी वैचारिक समानता है। मैं जरा आना चाहता हूँ बिहार के संदर्भ में। राजीव रंजन नाग जी समूह संपादक हमारे साथ हैं, वो बिहार में बहुत समय तक उन्होंने काम किया है, वो बताएंगे। कुछ सीटों पे हम बात करें, 13 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं, 1 सीट एनसीपी को गई है। आप पहले पूरा करेंगे। ये सब स्पेकुलेशन है अभी जो आप कह रहे हैं ना। जी ठीक है, मैं स्पेकुलेशन पे जा रहा हूं। नहीं, कंफर्म कर लीजिए गठबंधन होगा कि नहीं। विचार चल रहा है। अगर मैंने कहा ना, संवाद चल रहा है, संवाद चल रहा है। ये 13 चीज पे संवाद चल रहा है। दिक्कत कहां? नहीं, मैंने कहा ना कि सीट पे विचारधारा पे, मैं वही चीजों को लेकर के कि देखिए, चुनाव गठबंधन को लेकर के, उस आइडियोलॉजी को लेकर मैंने पहले ही कहा ना कि एक वैचारिक समानता, एक विचारधारा के स्तर पर एक बेस है। चलिए हम मान लेते हैं कि ये तमाम सीटों पे आपकी चर्चा चल रही है। 13 सीटें कांग्रेस को जा रही हैं बिहार में, अगर जा रही हैं, जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं, जो अभी पैकेज भी यहाँ दिखाया गया रिपोर्ट में। 1 सीट कटिहार को तो आप एनसीपी के लिए छोड़ दीजिए, मतलब वहां से तारिक अनवर ही लड़ेंगे चुनाव। तारिक साहब के लिए वो सीट है और वो पार्टी से ज्यादा अहमियत वहां व्यक्ति का है, इसलिए वो छोड़। बाकी इन 13 सीटों में मैं बात करना चाहता हूं, अगर आप छोड़ दें जमुई, किशनगंज, बेगूसराय और मुंगेर की सीट को, तो आप बाकी सीटों पर यह बताएं कि हाजीपुर में कांग्रेस का क्या बेस है, पटना में कांग्रेस का क्या बेस है। ये सारी वो स्ट्रॉन्ग सीट्स हैं जहां पे या तो बीजेपी का बेस है या इस तरीके का बेस है, जहां कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पर नहीं, जमानत जब्त होने वाली स्थिति में है। हर्षरंजन, आपकी बात समझ गया। देखिए, मैं एक सीट पे नहीं जाऊंगा। मैं कहूंगा कि जब 2009 में कांग्रेस लड़ी थी अकेले, लोजपा और राजद साथ लड़ी थी, भाजपा जदयू साथ लड़े थे, ठीक है, तो हमें उसमें 10% वोट आए थे।
हमने 2 सीटें जीती थी और राजद ने 4 सीटें जीती, ठीक है। तो 10% वोट बैंक है हमारा। और कांग्रेस ने पिछले 10 साल में बिहार के विकास के लिए जो केंद्र सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए थी, केंद्र सरकार ने पूरा किया। बिहार को पिछले 10 वर्षों में 1,42,000 करोड़ रुपया। चंदन यादव, एक मिनट मैं आ रहा हूं ना, मैं उसी पे आ रहा हूं कि मतलब बिहार के विकास के लिए नहीं, बिहार के विकास के लिए। और ये बिहार की जनता मैं खाते में ये क्रेडिट जाएगा नीतीश कुमार? नहीं, मैं वही आ रहा हूं बॉस, किसमें अब जो है बिहार में ये जनता भी देख रही है कि जब एनडीए की सरकार थी, जब भाजपा और जदयू एक साथ थे, तब इन्होंने सिर्फ 7,793 करोड़ रुपए उन्होंने अपने कार्यकाल में दिए। तो जनता ये भी देख रही है कि जो कांग्रेस चंदन जी, एक मिनट राजीव जी, जब इन्होंने बताया ना कि कांग्रेस का क्या साख है बिहार में, बात गलत नहीं बोल रहे हैं, सीटें मांग रहे हैं, आपका सवाल यही था। बात गलत नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस लेकिन गैर मुनासिब बोल रहे हैं। गैर मुनासिब नहीं है ये बात बोलने का। मेरा एक सवाल और दूसरा था, मेरा ये सवाल था कि अगर आपने 12 से 11 सीटों से बढ़ा के लालू जी ने आपको दे भी दी 13 सीटें, तो ये सारी वो सीटें दी हैं जहां कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पर है। एक मिनट में पटना में कहां कांग्रेस दूसरी है? दूसरी बात राजीव जी, ये लालू यादव सीट देने वाले होते कौन हैं? जी वही मैं सवाल करना चाह रहा था, सीटों का ऑफर कौन कर रहा है? लालू जी आपको कर रहे हैं या आप लालू जी को? मैं उस पे आ जाऊं, पहले इनका है। दूसरा ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से सांप्रदायिकता के खिलाफ अपने संघर्ष को जनता के बीच में रखा है, ये पूरा देश जानता है। मत बोलिए चंदन, एक मिनट फिर मत बोलिए, फिर आप कहेंगे कि मैं किसी पार्टी का व्यक्ति हूं, मैं आपका विरोध करूंगा, तो आप कहेंगे आप देखिए पार्टी का सदस्य। राजीव जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं सारी चीजें घूम करके सिर्फ वही धर्मनिरपेक्ष नहीं, मैं वहां नहीं आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसकी एक क्रेडिबिलिटी है कांग्रेस पार्टी का। कहने का मतलब कांग्रेस पार्टी जो भी सेकुलर वोट्स है बिहार में, वो कांग्रेस पार्टी जहां जाएगी जनता का विश्वास वहां रहेगा कि कांग्रेस अगर है तो आपको यह मान लेना चाहिए। राजद और जदयू, राजद भी जेपी मूवमेंट में आरएसएस के साथ थी जब जेपी आंदोलन चला था। कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जिसकी सेकुलर क्रेडेंशियल्स पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। तो वो क्रेडिबिलिटी हमारी बिहार में है, वो साख हमारा बिहार में है कि हम जहां जाएंगे सेकुलर वोट्स, वहां जनता हम पे विश्वास करके वोट डालेगी। और बिहार में विकास जो हुआ है उसमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन रहा, जनता उसको रिकॉग्नाइज करेगी। पिछले 24 साल में बिहार की जनता ने आपको बखूबी रिकॉग्नाइज किया है। ये बात कांग्रेस पार्टी भी समझ रही है। और जहां तक सवाल है कि नीतीश का टेक्निकली तीसरा और ऐसे दूसरा टर्म ये जो चल रहा है, कांग्रेस ने बेशक केंद्र से काफी मदद वहां के लिए की हो, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि इस काम का क्रेडिट किसको जाएगा? क्या नीतीश कुमार के सामने जो पिछले 10 साल से वहां के मुख्यमंत्री हैं लगभग और तीसरा टर्म कर रहे हैं, टेक्निकली एक तरीके से दूसरा है उनका, तो उनके सामने क्या इस बात का जनता के सामने कांग्रेस पार्टी क्रेडिट ले? चलिए इस पर बातचीत करेंगे, छोटा सा ब्रेक। चंदन जी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बातचीत करेंगे। अभी उस सवाल का जवाब चंदन जी ने नहीं दिया कि सीटों का ऑफर कौन कर रहा है, ये नौबत की। छोटा सा ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक, सवाल का जवाब दूंगा। बिल्कुल ख्याल तो रखना पड़ता है, सिर्फ चाहने से क्या, चाहता तो हर कोई ये भी है कि उसके बाल हो लंबे, काले और घने। तो फिर साधारण तेल क्यों? अरे भाई, तेल में औषधीय गुण होंगे तभी तो बाल मजबूत बनेंगे। इसलिए तो मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। हरियाणा के नौजवानों के देशभक्ति के जज्बे और सेना के प्रति लगाव को देखते हुए सरकार ने देश का पहला रक्षा विश्वविद्यालय गुड़गांव में बनाने का निर्णय लिया है। भारत का है गौरव सम्मान, हरियाणा प्रदेश का जवान, इतना बदल गया हरियाणा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज लाइन में। बातचीत कर रहे हैं हम कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन को लेकर के जो खबरें चल रही है। हालांकि कांग्रेस नेता चंदन यादव जी हमारे साथ हैं, वो अभी इस बात से इनकार कर रहे हैं, ये सिर्फ अभी खबरें आई हैं कि गठबंधन होने की नौबत पे आ गया है। 13 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं, लेकिन ये सीट कौन किसको ऑफर कर रहा है, चंदन जी से सवाल मेरा यही है। चंदन जी, ये सीट लालू प्रसाद यादव आपको दे रहे हैं या आप उनको दे रहे हैं? दिक्कत कहां पे चल रही है? ये नौबत कांग्रेस के लिए क्यों आती है कि लालू प्रसाद यादव आपकी सीटें तय कर दें? नहीं, देखिए गठबंधन में होता है ये है, आपने देखा होगा कि लालू जी ने पटना जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि सारी बातें उन्होंने कही कि मैंने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर दिया है और 1 सीट एनसीपी को दिया है। और फिर सवाल वही उठ रहा है ना कि लालू यादव या आरजेडी कौन होता है आपको सीट देने वाला? नहीं, इसमें आरजेडी है। देखिए, जब गठबंधन होता है तो कांग्रेस एंड आरजेडी दोनों पार्टी आपकी पार्टी और कहीं ना ललकार रहे हैं, पटना में बैठे हुए, आपकी पार्टी ने कोई कमेंट तक नहीं किया कमेंट सीटों को लेकर के? नहीं, कमेंट तो अगर उन्होंने समय सीमा बांधी कि 24 घंटे में बताया कांग्रेस की हमें क्या करना है। नहीं, उन्होंने अपनी जल्दीबाजी दिखाई है। हर एक पार्टी का अलग अलग डिसीजन मेकिंग का स्ट्रक्चर और प्रणाली होता है। क्षत्रिय पार्टी है, वन मैन पार्टी है, उनको डिसीजन लेना आसान होता है। कांग्रेस पार्टी की एक राज्य इकाई है और हमारी एक कमेटी बनी है AK एंटनी जी की अध्यक्षता में। चलिए ठीक है, तो स्टेट फीडबैक देगा, फिर एक हमारा एक डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया है उसको। नहीं, चंदन जी राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हर जगह भ्रष्टाचार के विरोध की बात करते हैं, लोकपाल का क्रेडिट लेने की भी कोशिश में है कांग्रेस। ये बताइए कि लालू जी के साथ गठबंधन को लेकर कोई ऐतराज नहीं है? चारा घोटाले का मामला जान रहे हैं, लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए जा चुके हैं, जमानत पर है, ये दिक्कत नहीं है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह एक एक व्यक्ति से गठबंधन नहीं कर रहे। राम अथवले से उन्होंने कहा, उदित नारायण नहीं, क्या एक इंडियन जस्टिस पार्टी मामला अलग है। उदित राजीव जी मेरी बात पूरी नहीं होने देते, आप कमेंट करने लगते। देखिए, मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी एक दल से गठबंधन करती है, एक पार्टी से गठबंधन करती है जी। लालू की विचारधारा से गठबंधन। लालू यादव पार्टी नहीं है, लालू यादव पार्टी नहीं है, पार्टी के एक अध्यक्ष हैं वो। हाँ, लालू यादव पार्टी नहीं है ना, पार्टी में उनके और भी नेता है, पार्टी में उनके और भी नेता है। ये विचारधारा पार्टी से जब पार्टी से किसी, अगर हम इंडिविजुअल दो फर्म नहीं बन रहा है ना, प्राइवेट लिमिटेड, बीजेपी से आप क्यों पूछते हैं कि आपने वापस क्यों ले लिया? बीजेपी से आप क्यों पूछते हैं कि येदियुरप्पा को आपने वापस ले लिया? हमने वो कोई व्यक्ति पार्टी की बात जब यहां पर आती है तो फिर वही नियम तो वहां भी लागू होते हैं। आप ये कहेंगे ना, अगर हमारी पार्टी कोई ऐसे व्यक्ति को टिकट दे, गठबंधन व्यक्ति से नहीं होता। चंदन जी कौन सी राजनीति पढ़ा रहे हैं? और जिसे गठबंधन व्यक्ति से नहीं होता, पार्टी से ही होता है। लालू यादव ही संसदीय बोर्ड है, लालू यादव ही अध्यक्ष है, लालू यादव ही सर्वे सर्वा है। लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये तो बड़ी गजब की बात है। अब रघुवंश बाबू है वहाँ, अब्दुल वारिस कई लोग हो सकते हैं, लेकिन जो आपको पता है वो जमाती है। ठीक है, लालू यादव जी भी तो है, हर्षरंजन लालू यादव भी है ना। लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भ्रष्टाचार भूल गए जी। मुझे हर्षरंजन, मेरी बात, कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए भी फायदेमंद है ये सवाल। हर्षरंजन, कांग्रेस पार्टी एक ऐसे पार्टी और नेता से एकॉर्ड करने जा रही है, सीट शेयर करने जा रही है जो व्यक्ति करप्शन के नाम पर हाल में जेल गया है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी करप्शन फ्री देश की बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ वो अध्यादेश और कानून लाने की बात कर रहे हैं। ये आपस में कंट्राडिक्शन है कि नहीं? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, और इसी मुद्दे पे दरअसल मैं आना चाह रहा था संक्षेप में कि हाल ही में जब लालू यादव तो अब खुद देखे चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, और जेल जाने के बाद उनका जिस तरीके से उनका एक वोट बैंक बिहार में अब उसमें ब्रीच हुआ होगा, उसमें कमी आई होगी। कांग्रेस शायद इसी वजह से खामोश है। आप देख रहे हैं कांग्रेस का कोई भी राष्ट्रीय नेता इस गठबंधन के बारे में अभी खुलकर बोल नहीं रहा है कुछ भी। तो शायद ये उसी गठबंधन को लेकर पार्टी में अनरेस्ट है, उसी कॉन्ट्राडिक्शन का ये नतीजा है कि आप दोनों पत्ते अपने खुले रखना चाहते हैं कि अगर अनरेस्ट बढ़ा तो पार्टी का कोई बड़ा नेता आके कह देगा कि जी अभी हमारी कोई चर्चा तो हुई नहीं थी, इस पर चर्चा हो रही थी लेकिन हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। ये कहा भी पटना में जी। तो ये दोनों तरीके के पत्ते अपने पास रखते हैं ताकि जब जिसकी जरूरत पड़े हम उसको खोल कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए, लेकिन गठबंधन की स्थिति अभी बनी हुई है, अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन ये बात चंदन जी मान लीजिए कि गठबंधन पार्टी से ही होता है, व्यक्ति से नहीं होता है। जब बात भ्रष्टाचार की होगी तो सब लोगों का नाम आएगा, उन सभी का जिनके ऊपर दाग लगे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, देखते रहिए चैनल वन न्यूज। दोस्तों आज बहुत सी